एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर आवाज आ रही है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर करने वाले हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भरत मीणा अमेजिंग क्विज, कृष्ण सैनी, अखिल सैनी, बिल्कुल क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन क्लास को। आज की क्लास जो है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बातें जो है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं वो है नियंत्रण धारा 309 से 327 तक हम लोग इसको करेंगे और आज इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। और आज की जो क्लास है वो समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, दीपक सर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ लेक्चर आपको मिलेगी, कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाता है। आज आपको अपडेटेड नोट्स जो है वो मिलेंगे, इसके साथ में योजना की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तमाम बातें जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज के अंदर कौन से विद्यार्थी जो है वो एनरोल होने वाले हैं, कौन से विद्यार्थी बैठने वाले हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। 23 अक्टूबर को कल हमारे 2 टेस्ट लगने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को जो 2 टेस्ट लगने जा रहे हैं, पार्ट ए प्लस पार्ट बी का, ए प्लस बी का लगने जा रहा है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी का, ठीक है। और एक अकेला पार्ट बी का है। ध्यान रखना, ये जो पार्ट बी के प्रश्न हैं इस वाले पार्ट बी के साथ में मैच नहीं करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो सेम ही कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। इधर यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन अलग होंगे, ये आपके टॉपिक के क्वेश्चन अलग चलेंगे, ये वाले अलग चलेंगे, तो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आप लोग जो है इस टेस्ट के अंदर जरूर बैठिएगा। टॉपिक्स आज मैंने जो है वो आपको मैसेज भी कर दिया था, टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, कम्युनिटी के ऊपर भी पोस्ट कर दिया था। तो आप लोग को टेस्ट जो है इसमें एनरोल होना है। डाउनलोड करना है आपको, टाइप करना प्ले स्टोर पर RS बाबा दीपक सर। EORO की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है, इसकी पार्ट बी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आपको पता है कि 2 टेस्ट इसके हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट अब 23 अक्टूबर को लगने जा रहा है, ठीक है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? अमेजिंग क्विज, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग बत्तीलाल मीना, बिल्कुल भरत जी, क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए, फिर आपके लिए वीडियो कोर्स जो है ये लॉन्च किया जा चुका है। 2 क्लासेस केवल अभी इसके ऊपर अपलोडेड है, लेकिन अभी दिवाली का मौका है तो कोई डिस्काउंट नहीं। इस कोर्स को आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करवाया जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। क्योंकि डिस्काउंट देखिए, जैसे आज सुबह भी एक विद्यार्थी का फोन आया कि सर वहां डिस्काउंट चल रहा था, 32 रुपए का कोर्स था, तो हमको जो है 2000 रुपए के अंदर अभी जो है वो मिल रहा है। मतलब आप ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अगर 3200 रुपए का ले लिया हो तो वो अपने आप को एक जो है वो एक ठगावट सा महसूस करता है कि सर जो है ठगावट सी हो गई है। सर 299 मैंने ली है, अब 79 वाले लेने हैं, कितने देने पड़ेंगे? बिल्कुल, जिन्होंने 299 की टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी 299 की टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, ठीक है, अब उनको 799 का कोर्स लेना है, तो आपको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट आपको उस कोर्स के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप इस कोर्स को खरीद ले, परचेज कर ले, परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसको सेंड कर दीजिए स्क्रीनशॉट को, ठीक है। तो आपको जो भी स्पेशल डिस्काउंट है वो मिल जाता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन क्लास का। नियंत्रण अध्याय 14 309 से 327 तक। कल एक विद्यार्थी ने कहा था सर 326 नहीं 327 होगा, बिल्कुल 327 ही होगा, ठीक है। तो 327 तक आज हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जो धाराएं हम लोग पहले कर चुके हैं उनको सबसे लास्ट में करेंगे। आज जो नई धाराएं हैं उनको एक बार पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। जो नई धाराएं हैं पहले उनको रिवाइज करेंगे। कल हम लोगों ने 321 तक समझ लिया था। 321 धारा में लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, सरकारी बकाया देने का निर्देश जो है वो राज्य सरकार कर सकती है। पहले इस धारा को आप लोग एक बार समझ लीजिए। नगर पालिका निधि में वो पैसा जमा होता है जो नगर पालिका के अंदर
रेवेन्यू से कलेक्ट हुआ है, टैक्स लगाया गया है, या कोई जुर्माना है उसका पैसा कलेक्ट हुआ है, कोई हर्जाना है उसका पैसा कलेक्ट हुआ है, ये तमाम खर्चे जो है पैसा वो नगर पालिका निधि के अंदर जमा होता है और इस निधि का उल्लेख धारा 79 के अंदर किया गया है। कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर राज्य सरकार नगर पालिका को यह आदेश देती है कि इस तमाम खर्चों के लिए आप नगर पालिका निधि से पे कर दीजिए, ठीक है, या फिर ये कहती है कि ये जो अधिकारी है इसने जो काम किया है, इसने जो सामान यहाँ पर लगाया है, पूरा प्रोजेक्ट का खर्चा जो है वो आप नगर पालिका निधि से कीजिए। उन परिस्थितियों के अंदर जब नगर पालिका इस खर्चे को देने से इनकार करती है तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक अधिकारी जो है ऑफिसर, वो स्टेट गवर्नमेंट से नगर पालिका के अंदर तैनात कर रखा है। अगर नगर पालिका मना करती है कि हम खर्चा नहीं देंगे तो वो जो अधिकारी है वो अधिकारी नगर पालिका निधि से पैसे निकालकर जो है वो दे देता है राज्य सरकार को धारा 321 के तहत, ठीक है। बिल्कुल, नवल कुमार बैरवा, अमेजिंग क्विज। संस्कार सोनी कह रहे हैं सर बी पार्ट कब तक करा दोगे आप? संस्कार सोनी, कल भी आप पूछ रहे थे, मैंने कहा कि 15 नवंबर तक जो है सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। देखिए बी पार्ट 15 नवंबर तक टारगेट है कि 15 नवंबर तक आपका बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लगातार इसका रिवीजन जो है यूट्यूब पे भी करेंगे, इसके क्विज वगैरह जो है वो आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। अगर आप लोग लगातार साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने वाला है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। EORO के लिए, RS प्रीलिम्स के लिए मिलने वाला है और अदर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेनिफिट है ही। तो 321 तक हम लोगों ने समझा था, आज हम लोग 322 से समझना शुरू करेंगे। आज हम लोग धारा 322 से समझना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट देंगे, भरत जी कह रहे हैं कि सर कल हम जो है वो टेस्ट देंगे। देखिए बिल्कुल आपको टेस्ट देना चाहिए। एक चीज मैं आप लोगों को और बहुत एक बारीक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, एक बहुत माइनर चीज जो है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जो वृक्ष बहुत अच्छा फल फूल चुका है, जो वृक्ष बहुत अच्छा बड़ा हो चुका है, जिसकी विकास की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, अपने विकास की चरम सीमा पर वो है, तो ये मान के चलिएगा कि विद्यार्थियों के लिए एक पक्ष को सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कोई भी YouTube चैनल है या फिर कोई भी कोर्स है, वो अगर शुरुआती दौर में है, वो अभी केवल ग्रो कर रहा है, अभी केवल पनपना चाहता है, तो अपना फुल पोटेंशियल उसके अंदर लगा देता है, फुल एफर्ट जो है उसमें लगाता है। ठीक यही हमारे साथ में भी होगा। हमारे इस चैनल के ऊपर, इस चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फुल एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाए जाएंगे। अब चाहे उस पर आप लोग बिलीव करें या ना करें, लेकिन एफर्ट इस तरफ से लगते रहेंगे। वो बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप लोग किस तरीके से उसको जो है हैंडल करते हैं, कितना आप लोग बिलीव करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई जाएंगी, कोर्सेज बनाए जाएंगे, क्विज बनाए जाएंगे, मतलब आपको आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी हो, है ना, मैंने एथिक्स में भी पढ़ाई थी कि बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए। बच्चे को ऐसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे हों, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, क्योंकि वहां पर उस बच्चे का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन ऐसी स्कूल भी ना हो जिसमें केवल 2-4 बच्चे ही पढ़ते हो, 10 बच्चे ही पढ़ते हो, ऐसी स्कूल भी ना हो। तो एक मीडियम जो स्कूल होती है उसमें प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा नहीं होती, एक लिमिट में प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी और आपका बच्चा अगर पिछड़ गया है तो ये मान के चलिएगा कि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। तो एक लिमिट के अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसको आप लोग टच कर पाए। चलिए 322 धारा को देखिए। क्षमता ना होने पर, अभी लिखा हुआ है क्षमता, किसकी क्षमता, हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें कि अगर नगर पालिका की क्षमता, नगर पालिका, वैसे आपके धारा के अंदर एग्जैक्ट यही लिखा है क्षमता ना होने पर, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं नगर पालिका की क्षमता ना होने पर, होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। ठीक है, कब होगा, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। मान लीजिए किसी नगर पालिका के अंदर कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है, कुल सदस्यों की संख्या 100 है।
लेकिन वहां पर इसके 2/3 100 के 2/3 2/3 यानी कि 75 से सदस्य निर्वाचित कम होते हैं, 75 सदस्यों से कम निर्वाचित होते हैं, मान लीजिए केवल 50 को ही निर्वाचित किया, 60 को ही निर्वाचित किया, तो बाकी सीटें खाली रह जाएंगी। तो बाकी सीटें खाली रह जाएंगी तो उन क्षेत्र के अंदर कार्य कौन करेगा? अगर मान लीजिए 75 से ऊपर सीटें भर जाती है निर्वाचन के दौरान, तो कार्यों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है कि ठीक है, यहां पर निर्वाचन नहीं हुआ है, आप इस सीट को संभाल लीजिए। लेकिन जब मान लीजिए कुछ ज्यादा ही सीटें खाली रह गई, उस परिस्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? नगर पालिका के अंदर उसका विघटन कर दिया जाएगा, नगर पालिका का विघटन कर दिया जाएगा। और ये शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार की शक्ति होगी। इस चैप्टर में, इस धारा के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर वो विघटन किया गया है तो विघटन का कारण क्या है, अगर विघटन किया गया है तो विघटन की शक्ति किसके पास में है, अगर विघटन हो चुका है तो विघटन के पश्चात निर्वाचन कब होगा, और अगर ये संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया चलती है तो इसमें विधानमंडलीय प्रक्रिया जो है उसको कैसे इसमें प्रोसेस किया जाएगा, ये तमाम बातें जो हैं वो हम लोग इस धारा के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है कमल सर, मैंने आपको टेलीग्राम पर फॉलो किया तो मैंने आपसे धारा के बारे में एक प्रश्न पूछा था तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। कमल देवासी, अच्छा मैंने ब्लॉक कर दिया आपको। मैंने अभी तक शायद किसी भी विद्यार्थी को ब्लॉक नहीं किया होगा, आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना? प्रश्न दोबारा सेंड कीजिए, आप प्रश्न जो है उसको दोबारा सेंड कीजिए। बेसिकली क्या है कि ब्लॉक किसी को नहीं किया था, ब्लॉक सभी को कर दिया था क्योंकि वहां पर पर्सनल चैट्स होने लग गई थी, है ना कमल? पर्सनल चैट्स होने लग गई थी, विद्यार्थी एक दूसरे से बातचीत करने लग गए थे। तो बातचीत नहीं, आप लोग सवाल पूछिए डायरेक्टली, ठीक है? तो आपने शायद आपने बातचीत नहीं की होगी, बहुत से विद्यार्थी बातचीत करने लग गए होंगे, तो मैंने वहां पर मैसेज को ब्लॉक कर दिया था, आपको ब्लॉक नहीं किया था। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप वापस से अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो हम लोग को कवर करने हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट लेते हैं कि अगर नगर पालिका को विघटित किया जा रहा है तो विघटन का कारण क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिरोपित कर्तव्यों की अनुपालना में असक्षम हो चुका है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, उन तमाम बातों को फॉलो करने के अंदर अगर नगर पालिका असक्षम है, उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, तो फिर इसको विघटित कर दिया जाएगा। दूसरा, नगर पालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, ये इसका दूसरा कारण है। विघटन का दूसरा कारण है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। तीसरा कारण है वो लगातार त्रुटिपूर्ण कर्तव्य निभा रही है, वो बार बार गलतियां कर रही हैं। गलती होती क्या है? गलती वो होगी कि आप नागरिकों के हित के अंदर कोई भी कानून जो है वो नहीं बना पा रहे हैं, या फिर वहां के नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति रहने वाले हैं, नागरिक रहने वाले हैं, वो आपकी नीतियों से काफी परेशान हैं। आपने जो त्रुटियां की हैं उनका हर्जाना वो नागरिक भुगत रहे हैं। इस परिस्थिति में विघटित हो सकती है। किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के 2/3 से कम रह जाए। मान लीजिए कि 100 सीटें थी, 100 ही निर्वाचन हो चुका है, 100 का निर्वाचन जो है वो हो चुका है, ठीक है? 100 सीटें थी, ये सीटों की संख्या है 100, निर्वाचन कितना हुआ 100 का, लेकिन इनमें से 30 लोगों ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों ने? 100 में से 30 लोगों ने पद से इस्तीफा दे दिया, कितने बचे? 70। तो ये 2/3 से कम रह गए ना। जब 2/3 से कम रह जाएंगे, उस परिस्थिति के अंदर भी इसको क्या कर दिया जाएगा? विघटित कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि कितनी संख्या कम हो जाए कि उस नगर पालिका को विघटित कर दिया जाए, है ना? उस नगर पालिका को विघटित कर दिया जाए, ठीक है? तो इस चीज को आप लोग समझिए कि ये 4 कारण हो सकते हैं विघटन के। अच्छा, हो सकता है कि वो आपसे एमसीक्यू बनाकर ये पूछ ले कि किसी नगर पालिका को किस आधार पर विघटित नहीं किया जा सकता है। कोई मेरा साथी है वो ये प्रश्न जरूर बनाएगा। एक प्रश्न बनाएगा आपको यहां से कि किस आधार पर इसका विघटन नहीं हो सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन बनाएगा इस लाइन में से, इस लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? हम लोग जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पुट अप किया जाए,
ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी बेहतर हो जाए कि वो एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे, आपको उस पार्ट बी में हर जगह से आपको क्वेश्चन का आंसर करने को मिल जाए। याद रखिए, इस वैकेंसी में ये पार्ट बी बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्ट ए चलो सब लोग करेंगे, सब लोग अच्छी तैयारी भी करेंगे उसकी, वो तो मजबूत है ही सभी लोगों का। पटवारी, ग्राम सेवक, आरएस प्रीलिम्स, एसआई सब दे के बैठे हैं। ये पार्ट बी सबके लिए नया है। अब चाहे कोई पार्ट ए का कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, अगर पार्ट बी ढंग से तैयार नहीं किया है ना, कहीं त्रुटि रह गई है, कहीं कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, तो फिर आपका विघटन भी जो है तय है। ठीक है, चलिए, तो विघटन का कारण हम लोगों ने देख लिया। विघटन की शक्ति किसके पास में है? देखिए, राज्य सरकार राजपत्र में घोषणा के द्वारा नगर पालिका को विघटन कर सकती है ना, नगर पालिका का विघटन कर सकती है। ठीक है, देखिए, ऐसा विघटन तब तक संभव नहीं है जब तक नगर पालिका अध्यक्ष अवसर देने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर दे। देखिए, विघटन हो तो जाएगा, लेकिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष से क्या लिया जाएगा? स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि भाई तू आ, बता, तूने अपने कर्तव्यों का पालना क्यों नहीं की है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन क्यों किया है, और वो जो सदस्य थे वो छोड़कर क्यों चले गए हैं अपने पदों को, इस बात का जवाब दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपको यहां पर सीखनी है। मैं आपको बड़े प्यारे ढंग से, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा रहा हूं। याद रखिए, मैं बार बार उस बात को रिपीट करता हूं कि इस बी पार्ट को पढ़ना अलग बात है और इसको पढ़ के एग्जाम में आउटपुट देना ये अलग बात है। आपने पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, समस्या है आपके साथ में। फिर इसलिए मैं अपने दिल से ये कह रहा हूं, आपको अगर आउटपुट देना है तो बहुत इजी वे के अंदर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। चीजों को अगर टिपिकल बना दिया तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, आउटपुट नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए, तो विघटन की शक्ति राज्य सरकार के पास में है और वो राजपत्र में यानी कि गजट जो है उसमें प्रकाशित करके इसको क्या कर सकती है? विघटित कर सकती है। फिर देखिए, इस धारा के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। कौन सी धारा? धारा 322। धारा 322 के तहत तब तक कोई आदेश, आदेश किसका? आदेश है विघटन का। ठीक है, विघटन का आदेश वो पारित नहीं होगा। कब तक? जब तक राज्य सरकार ने नगर पालिका के विरुद्ध आरोपों का स्पष्ट स्टेटमेंट तैयार नहीं कर लिया हो। ये मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, वहां पर हिंदी बहुत कलिष्ठ लिखी हुई थी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है स्टेटमेंट। जब तक राज्य सरकार ने नगर पालिका के विरुद्ध जितने भी आरोप हैं उन आरोपों का स्टेटमेंट नहीं बना लिया है, तब तक वो आदेश पारित नहीं होगा। दूसरा है, जांच व निष्कर्ष निकालने के लिए अधिकरण को न सौंपा दिया हो, मतलब अधिकरण को सौंपा जाएगा। जब तक नहीं सौंपा गया है तब तक जो है वो आदेश पारित नहीं होगा। तो जब तक अभिकरण को, ट्राइब्यूनल को, एजेंसी को, है ना, ये क्या है? एजेंसी है, इसको नहीं सौंप दिया है तब तक वो विधेयक पारित नहीं होगा। ये जो अधिकरण है इसके अंदर एक तो होगा अध्यक्ष प्लस होंगे 2 सदस्य। 2 सदस्य न्यूनतम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? नगर पालिका के विघटन को पारित कराने के लिए अभिकरण में कितने सदस्य रखे जाते हैं, ये कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो यहां पर 1+2 का कंसेप्ट है, ये मिनिमम है, मिनिमम संख्या है। तो मिनिमम कितने हो जाएंगे? मिनिमम हो जाएंगे 3 हमारे पास में। ये तो होंगे ही होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अभिकरण क्या करेगा? ये जो विघटन है इसकी जांच करेगा, है ना, जो भी आरोप लगे हैं उनका निष्कर्ष निकालेगा। ये तमाम कार्य कौन करेगा? ये अधिकरण करेगा। बोलिए, क्लियर है आपको? यहां से कल्पना महिला, भरत मीना, बताइए क्लियर है? सभी दिवाली की सफाई में छुट्टियों में लगे पड़े हैं। बोला ठीक है, अभी जो है बाद में हम लोग एक साथ क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, सबके घर में काम होता है अभी। ठीक है, क्योंकि आज जो है वैसे भी हम लोग क्लास को थोड़ा सा एंड करने वाले हैं, थोड़े दिन विराम देंगे इसको, और ये जो अधिनियम है इनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बोलिए, ये क्लियर है आपको? बताइए, ये चीज क्लियर है क्या? यहां तक आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देखिए अगली स्लाइड क्या कहती है, यदि किसी भी कारण से
किसी नगर पालिका में रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक है तो नगर पालिका को उस पर इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। मतलब नगर पालिकाओं को हम लोग सक्षम कब नहीं मानेंगे? जब किसी नगर पालिका में रिक्तियों की संख्या कुल संख्या के 2/3 से अधिक है। मान लीजिए कि 100 सीटें वहां पर हैं, ठीक है, कह रहा है कि रिक्तियों की संख्या, अब मान लीजिए रिक्त कितने हैं? रिक्त मान लीजिए 80 पद हो गए, रिक्त 80 पद जो है वहां पर रिक्त पड़े हैं, ठीक है। रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या क्या है? इतनी है। इसके 2/3 से अधिक है। इसका 2/3 कितना है? 75। इससे अधिक हो गया 80। तो नगर पालिका उस कार्य को करने के लिए, यानी कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो सक्षम नहीं होगी। अब कोई भी कारण हो, ये नंबर है ना 2/3 वाला, ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए, खैर बात वही है, कुल मिलाकर बात वही है, तोड़ मरोड़ के बस उल्टा सीधा इसको लिखा जा रहा है। बस ये है कि 75 से जो है वो अधिक होना चाहिए। अगर अधिक है तब तो अपने कार्य कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो इसको फिर विघटित कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये सब कुछ हो गया, विघटन जो है राज्य सरकार ने कर दिया है, विघटन के कारण हम लोगों ने देख लिए। लेकिन अब विघटन हो चुका है तो विघटन का क्या परिणाम होगा वो आपको समझने की जरूरत है। विघटन के परिणाम, सर लाइव के समय हम जिन धाराओं में जो आपने आज तक पढ़ाए हैं उनमें कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं या नहीं? जिन धाराओं में कंफ्यूजन है अब तक जो पढ़ाई है, देखिए पहले तो जो सेशन चल रहा है वो आप पूछिए, यहां से नहीं है तो फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उन तमाम धाराओं को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? यहां से नहीं है तो फिर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उन तमाम धाराओं को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए ठीक है, आ रही आवाज? बताइए। आ रही है सर? अच्छा, मुझे लगा कि किसी भी कारणवश जो है आवाज बंद हो सकती है। कई बार हो जाता है, आप लोग बताएंगे कि सर आवाज बंद हो गई, फिर चेक किया ही जाएगा, है ना। चलिए, फिर विघटन के परिणाम हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि क्लियर नहीं आ रही हो, है ना, क्लियर नहीं आ रही हो, ऐसा हो सकता है। चलिए, अगर अब नहीं आए तो मुझे बताइएगा। अब आवाज जो है वो नहीं आती है तो बताइएगा। बताइए, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और स्टूडेंट से पूछ लिया करेंगे। चलिए, विघटन के परिणाम देखते हैं कि विघटन का क्या परिणाम होगा। देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है तथा सदस्य विघटन के आदेश से अपना पद रिक्त कर देंगे। जब भी विघटन होगा नगर पालिका का तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो है वो अपना पद जो है उसको रिक्त कर देंगे, परंतु पुनः निर्वाचन की पात्रता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वापस से क्या कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट हो सकते हैं, ये तो आप लोग को पता है। और इलेक्ट होने के अंदर उनके ऊपर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रतिकूल प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। विघटन के दौरान समस्त नगरपालिका शक्ति का प्रयोग
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा। जब भी विघटन होगा उसका परिणाम ये है कि वो जो सदस्य है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य है, वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं और फिर उनकी जो पात्रता है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर विघटित हो जाती है उसका परिणाम ये होगा कि नगर पालिका शक्तियों का प्रयोग जो है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर पाएगा। ठीक है, ये दो परिणाम जो है वो हम लोग को याद रखने हैं। हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, विघटन के पश्चात निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नगर पालिका का विघटन होता है तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर जो है वो निर्वाचन किया जाता है। फिर देखिए नोट क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह से कम की अवधि है तो चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अगर मान लीजिए 5 साल की कुल अवधि होती है, 5 वर्ष की, और नगर पालिका को कार्य करते हुए 4 वर्ष और 8 माह हो चुके हैं, तो अब 5 साल होने में केवल 4 ही माह बाकी है, तो अब जो है इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। 6 माह से कम का समय अगर बाकी है इलेक्शन नहीं होगा। फिर देखिए, नवगठित नगर पालिका शेष अवधि तक ही गठित की जाएगी। मान लीजिए किसी नगर पालिका की अवधि 3 साल की रही है तो अगली जो है वो कितनी रहेगी, 2 साल तक की रहेगी नगर पालिका, लेकिन यहाँ पर शेष अवधि के लिए ही गठित की जाएगी। नवगठित नगर पालिका शेष अवधि तक ही बनी रहेगी। ठीक है, इजी है कंसेप्ट, ज्यादा टफ नहीं है। मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को इजी बना दिया है बस। ठीक है, लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा इजी बना दिया है। हो जाएगा। तो विघटन के पश्चात निर्वाचन 6 माह के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कार्यकाल पूर्ण हो चुका है या फिर पूर्ण होने में केवल 6 माह से कम का समय बाकी है तो भी निर्वाचन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये तमाम प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। नगर पालिका का विघटन कर दिया, नगर पालिका के विघटन का परिणाम हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद पुनः निर्वाचन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, लेकिन अब यह है कि विधानमंडल में क्या होगा, राजस्थान की विधानमंडल की क्या प्रक्रिया होगी कि विघटन का आदेश किए जाने के पश्चात उसके कारणों को कथनों के साथ विधानमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा। समय निर्धारित नहीं है। यहां से हम लोग ये सीख रहे हैं कि समय निर्धारित नहीं है कि कितने समय के अंदर उसको रखा जाएगा। बस ये लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल इट विल प्रेजेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको रखा जाएगा। ये विधानमंडलीय प्रक्रिया है। फिर वहां पर चर्चा होगी कि वो कारण जो पहले थे वो सही थे कि नहीं थे, केवल उस पर चर्चा होगी। बोलिए। ठीक है, अच्छा, धारा 322 में जो भी हमने पढ़ा है उसमें किसी को तकलीफ, वो धारा कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वो धारा जो है कंप्लीट हो चुकी है, धारा 322। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 322 जान है ना, जान मतलब इस नियंत्रण की पूरे अध्याय की जान है। धारा 322 में नगर पालिका के विघटन का उल्लेख है। हम लोगों ने देखा कि नगर पालिका का विघटन किन कारणों से होता है, विघटन की शक्ति किसके पास में है, विघटन के निर्वाचन, विधानमंडलीय प्रक्रिया क्या होगी। तो विघटन के कारण हम लोगों ने 4 कारण देखे थे। रिकॉल कीजिए कि मान लीजिए कि वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्य न कर पाए, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में वो त्रुटि निभा रही है, नगर पालिका विघटित कर दी जाएगी। या फिर 2/3 से अधिक जो पद हैं वो खाली पड़े हैं तो भी विघटित कर दी जाएगी। ठीक है, विघटन की शक्ति किसके पास में है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार इसको राजपत्र के अंदर, गजट के अंदर घोषित करेगी। उसके बाद में प्रकाशित करने के बाद विघटन हो जाएगा। विघटन के पश्चात निर्वाचन 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर अगर मान लीजिए उसकी अवधि 4 साल और 6 माह से अधिक की कंप्लीट हो चुकी है और शेष 6 माह से कम की बची है तो फिर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। विधानमंडलीय प्रक्रिया यह है कि ये तमाम जो है विघटन, इसको किस में रखा जाएगा, विधानमंडल के अंदर यथाशीघ्र रखा जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल रखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ लिया आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया, वेरी गुड। देखिए, ठीक है, ये कारण वारण सब मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग आते हैं धारा 323 की तरफ। 323 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इजी मैनर के अंदर हम लोगों ने इन तमाम बातों को समझ लिया है। अब आप लोगों को केवल अप्लाई करना है, इनको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ से कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, असत्य के सत्य के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए धारा 327 आप लोग को 323 जो है 27 क्या 323 जो है वो आप लोग को दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा चलिए धारा 323 क्या कहती है,
धारा 323 ये कह रही है कि विवाद है किसके बीच में? एक तरफ तो है नगर पालिका, एक तरफ कौन है? नगर पालिका, ठीक है, एक तरफ तो है नगर पालिका, ठीक है, और दूसरी तरफ है स्थानीय प्राधिकारी। एक या एक से अधिक हो सकते हैं स्थानीय प्राधिकारी, मतलब उस नगर पालिका क्षेत्र में जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो भी सदस्य काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है, उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहती है धारा। अगर इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, इन दोनों के बीच में, और विवाद का समझौता नहीं होता, तो दो ऑप्शन है हमारे पास में, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि यदि विवाद उसी जिले, अन्य नगर पालिका या पंचायत से संबंधित हो, तो कलेक्टर के पास भी अधिकार होगा कि वो उसका क्या करे, निश्चय करे, और इसका निर्णय अंतिम होगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जब भी नगर पालिका या फिर दूसरे लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई वाद दायर हुआ है, ठीक है, अब उसको सुलझाया कैसे जाएगा? तो नगर पालिका ये कोशिश करेगी कि एक समझौता हो जाए, बैठ के जो है वो एक समझौता करवा लिया जाए। अगर समझौता हो जाता है तो ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि विवाद की स्थिति में भी समझौता नहीं हो। अगर समझौता नहीं होता है और वो मामला उसी जिले से संबंधित है, उसी के अंदर किसी दूसरे नगर पालिका से, जिले के अंदर किसी नगर पालिका से, या फिर उसी जिले के अंदर नगर पालिका की पंचायत से संबंधित हो, तो फिर कलेक्टर जो है इस मामले की सुनवाई करेगा उस विवाद की, और उसका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन इस जिले से बाहर निकल जाए, इस जिले से बाहर ही निकल जाए, मान लीजिए कि आप रहते हैं भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के अंदर आप लोग रहते हैं, और अजमेर से जो है, अजमेर से कोई विवाद आपका हो गया है रेवेन्यू को लेकर। मान लीजिए कोई सामान जो है भीलवाड़ा से अजमेर गया था, उसका पेमेंट नहीं हो पाया, विवाद हो गया। तो अगर वो जिले से बाहर की कोई चीज है, अन्य कोई मामला है इनसे संबंधित, तो फिर संभागीय आयुक्त जो है, संभागीय आयुक्त, वो इस चीज का क्या करेंगे, विनिश्चय करेंगे, और उनका निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा। कि कंडीशन आपको समझ में आ रही है? बहुत इजी मैनर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है इस चीज को, ठीक है। अच्छा देखिए, इस विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां तक मामला नहीं पहुंचेगा, कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ही इस मामले को निपटा देंगे। बताइए, यहां इस स्लाइड में कोई दिक्कत लग रही है आपको, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो मुझे पूछिए कि सर ये कैसे होगा? बताइए, कुछ चीज आपको ना समझ में आ रही हो तो पूछिए, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो पूछिए। इस स्लाइड में कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, बताइए, बोलिए, आगे चलें। ओके है, ठीक है। बोलिए बोलिए, जो भी लाइव देख रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं गांव चले गए हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे गांव चले गए हैं, जैसे नवल कुमार बैरवा आई थिंक गांव ही चले गए हैं, क्योंकि इनका सुबह फोन पे आया था कि सर हम जो है गांव जा रहे हैं, ऐसा ऐसा क्लास वगैरह नहीं हो पाएगी, थोड़ा शेड्यूल वगैरह बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, सभी दिवाली है, सभी दिवाली जो है वो मनाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आ रही है सर, वेरी गुड, ठीक है। वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, आपका इंतजार नहीं करेगी, आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए, अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए, धारा 324 क्या कह रही है? नगर पालिका और नगर सुधार न्यास। देखिए, अब किसके बीच में विवाद है? एक तरफ तो नगर पालिका हो गई, एक तरफ तो ये हो गया, और दूसरी तरफ कौन है? नगर सुधार न्यास। नगर सुधार न्यास हो गया, या फिर नगर विकास प्राधिकरण, यानी कि जैसे जेडीए हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ठीक है, या कोई भी बोर्ड हो गया, कानूनी बोर्ड हो गया, कोई लीगल बोर्ड हो गया। अगर इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, इनके बीच में कोई विवाद होता है, तो राज्य सरकार इसका निर्णय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि यहां पर देखिए, क्योंकि ये मामला जेडीए तक पहुंच चुका है, ठीक है, तो नगर पालिका और जेडीए के बीच में कोई विवाद होता है, तो फिर राज्य सरकार जो है इसका निर्धारण करेगी
यदि समझौता नहीं होता है तो पहले तो समझौता किया जाएगा कि भाई ठीक है समझ जाओ, ठीक है पहले समझ जाओ, बोले ठीक है। ये बोलेगा कि भाई तूने मेरे को खाने पे क्यों नहीं इनवाइट किया, ये बोलेगा कि उस दिन मेहमान ज्यादा हो गए थे, पहले मैंने 100 लोगों को बुला लिया, तुम आते तो तुम्हारे साथ पलटन भी आती तो 150 लोग हो जाते, फिर खाना खत्म हो जाता। बोला बुलाया नहीं, ठीक है हम जो है वाद दायर करेंगे। समझ रहे आप लोग। तो इनकी अगर समझौता नहीं होगा तो फिर निर्णय कौन करेगा, राज्य सरकार जो है वो इसका समझौता करेंगी। बोलिए कोई दिक्कत है। 12 है, अच्छा 12 ही है देखने वाले, अच्छा ठीक है विलेज में हूं सर, बिल्कुल देखिए नवल का कमेंट आ गया सर, गांव में ही हूं, है ना, बिल्कुल सभी लोग जो है ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे 12 हूं या 13 हूं, बात यह है कि एक शेर ही काफी है, 100 गीदड़ों की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे लिए चाहे विद्यार्थी कम ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे विद्यार्थी मजबूत है। जब ये विद्यार्थी मैदान में उतरेंगे तो ये मान के चलिए रणभूमि के अंदर आपका शंख जो है, आपकी हुंकार वो गूंजेगी। ठीक है, चलिए मतलब पेपर देके आएंगे ना तो आप लोग बड़े खुश होंगे कि हाँ ये हुई ना बात। चलिए देखते हैं धारा 325 को। सरकार यानी कि राज्य सरकार की नगर पालिकाओं की उप विधियों तथा नियमों को रद्द या परिवर्तित करने की शक्ति। राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका की उप विधियों नियमों को रद्द कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। रद्द भी कर सकती है, परिवर्तित भी कर सकती है। तो रद्द करने की शक्ति किसके पास में है, राज्य सरकार के पास में। प्रक्रिया क्या होगी, राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके उस प्रक्रिया को, उस नियम को रद्द किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। नियम किसका है, नगर पालिका का। रद्द कौन कर रहा है, राज्य सरकार। परिवर्तित कौन कर रहा है, राज्य सरकार। क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि अधिसूचना में विधियों के निरसन की तारीख नहीं है, मान लीजिए नोटिफिकेशन आया है, सुनिए इधर, मान लीजिए कि नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई है कि कब जो है वो नियम रद्द होगा, कब नियम जो है वो रद्द होगा, ऐसी कोई डेट जो है वो नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई है तो जिस दिन वो गजट के अंदर प्रकाशित हुआ है वही क्या माना जाएगा, उसके रद्द होने की तारीख समझा जाएगा। ठीक है, तो यदि अधिसूचना में विधियों के निरसन की तारीख नहीं है तो अधिसूचना जारी करने की तारीख से निरसन जो है वो समझा जाएगा। आगे लिखा हुआ है, इस दौरान राज्य सरकार इस संबंध में नगर पालिका को सूचित करेगी तथा इस निरसन या परिवर्तन के संबंध में नगर पालिका का स्पष्टीकरण सुनकर विचार करेगी। यहां पर नगर पालिका को अपना मत रखने का मौका दिया जाएगा। जब भी नियमों को रद्द कर रहे हैं या उनमें बदलाव कर रहे हैं तो बदलाव करेगी राज्य सरकार, इसकी सूचना देगी राजपत्र में प्रकाशित करके, वो लागू होगी। अगर मान लीजिए डेट, या तो डेट मेंशन कर देंगे इस तारीख से, जैसे मान लीजिए आज से 1 महीने बाद वो रद्द हो जाएगी या वो परिवर्तित हो जाएगी, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, उस परिस्थिति में जिस डेट को वो सूचना प्रकाशित हुई है तब को निरसन माना जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका को सूचना दी जाएगी और उससे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। ठीक है, चलिए कृष्ण सैनी सर, डीएम के फैसले को डीएम के फैसला अंतिम होता है, डीएम का फैसला मानना ही पड़ेगा। अगर डीएम का फैसला नहीं माना है तो फिर जो भी, मान लीजिए नगर पालिका डीएम को फैसले को नहीं मान रही है या फिर वो नहीं मान रहा है, तो फिर मामला जो है मतलब या तो नगर पालिका को विघटित कर देंगे या फिर उसको बोलेंगे कि तू चल, तेरे को जेल की हवा खिलाते हैं। मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी ना। फिर सुनिए, निर्णय जो दिया है, मान लीजिए, सुनिए एक बात, इसको प्रैक्टिकली समझिए। आपने जो है, आपके ऊपर चालान काटा गया है, आप सड़क से गुजर रहे थे, पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया, आपने कहा मैं तो चालान नहीं भरूंगा, कर ले जो करना है। नहीं भरेंगे कोई बात नहीं, वो चालान फिर कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट में पेशी हुई, आप कोर्ट में पेश नहीं हुए, या फिर कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने कहा कि आप जो है 10,000 रुपये जमा करा दीजिए, आप बोले नहीं कराएंगे हम जमा। फिर क्या होगा, फिर कानूनी कार्यवाही की जाती है। जब कोई भी निर्णय नहीं माना जाता है तो कानून की, पुलिस की सलाह जो है सहायता ली जाती है और फिर उसमें उनको जो उचित लगता है उस प्रकार से साम दाम दंड भेद जो है वो अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब सरकार जो है कुछ शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है,
ट्रांसफर कर सकती है। तो डेलीगेट किसको किया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार, कुछ धाराएं लिख दी गई है, बहुत सारी धाराएं लिख दी हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन धाराओं के अंदर जो शक्तियां हैं उनको क्या कर सकती है? प्रत्यायोजित कर सकती है। किसको? अपने अधीनस्थ को। तो आप इसमें सीधा ये समझिए कि राज्य सरकार जो है वो शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। किसको? अपने अधीनस्थ अधिकारी को। किसके तहत? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कर दिया है। अच्छा, लिखा हुआ है, अपवाद है, अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति। कोई भी एपिलेंट जो ऑफिसर होता है, इसको नियुक्त करने की जो शक्ति है, बस वो प्रत्यायोजित नहीं होगी, वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो भी शक्तियां इन धाराओं के अंदर लिखी हुई हैं उनको प्रत्यायोजित किया जा सकता है, केवल एक को छोड़कर, वो है अपील प्राधिकारी नियुक्त करने की शक्ति। ये लिखा हुआ है कहां पर? धारा 326 के अंदर। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा देखिए, एक नोट और लिखा हुआ है इसमें, राज्य सरकार यह आदेश भी कर सकेगी कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के द्वारा किसी कलेक्टर या अन्य अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निश्चित कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो एक आदेश पारित करेगी। आदेश पारित करने के बाद उपबंधों के तहत कलेक्टर की जो शक्ति है या फिर किसी अन्य अधिकारी की जो शक्ति है, वो कुछ निश्चित कालावधि के लिए, कुछ निश्चित समयावधि के लिए इसको किसको प्रत्यायोजित कर देगी? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को प्रत्यायोजित कर देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कलेक्टर है, अब कलेक्टर जो है, कलेक्टर साहब बात नहीं मान रहे हैं या कोई बात है, या कलेक्टर का पद खाली है, उस जिले के अंदर कलेक्टर जो है अब तक अपॉइंट नहीं हुआ है, तो कलेक्टर की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कर दी जाएगी? ट्रांसफर कर दी जाएगी कि ठीक है, अब आप जो है कुछ समय के लिए, निश्चित कालावधि, 1 महीने, 2 महीने, 6 माह के लिए, जितना भी है, तब तक इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलिए फिर धारा 327 देखते हैं। धारा 327 जो है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए धारा 327 जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। 327 क्या कहती है? बोलिए। मोहित विजय कृष्ण सैनी, कोर्ट में नहीं जा सकते क्या? नहीं, कोर्ट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कलेक्टर ने या संभागीय आयुक्त ने जो निर्णय दिया है वो अंतिम है। इसके बाद आपके पास में ऑप्शन नहीं है, कोई अपील जो है आप नहीं कर सकते हैं। अब भाई कोर्ट में कब जाएंगे? जब आपको अपील करने का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं, नीति निर्देशक तत्व है, क्या आप उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि अपील करने का अधिकार है ही नहीं आपको। इसलिए कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने जो निर्णय दिया है वो उसका अंतिम निर्णय है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी, मतलब वही साम दाम दंड भेद वाली। ठीक है, तो जो उसका अपोज करेगा, ठीक है, चलिए बोलिए। अब देखिए धारा 327। मोहित विजय, बिल्कुल। अच्छा सर लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी बहुत जो है वो काम चल रहे हैं अभी सबके घर में, कोई सब जो है इधर उधर व्यस्त है। धारा 327 देखिए, अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड मंगवाने की शक्ति। अभिलेख को मैंने जो है इंग्लिश में भी लिख दिया है रिकॉर्ड, ताकि आप लोग को याद रहे, तो ताकि कुछ भी आए एग्जाम में आप लोग याद रखें। अभिलेख मंगवाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार या फिर उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारी की। ठीक है, फिर रिकॉर्ड देगा कौन? नगर पालिका का अध्यक्ष देगा, उपाध्यक्ष देगा, सदस्य देगा या कोई अधिकारी देगा। तो रिकॉर्ड मांगा किसने है और रिकॉर्ड देगा कौन, दोनों को मैंने पॉइंट बनाकर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि क्या है, पढ़ना और समझना ये दोनों अपने आप में बहुत अलग होता है। आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आती, आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं वो समझ में भी आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ने में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई तो फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रिकॉर्ड मांगेगा कौन? राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी। रिकॉर्ड देगा कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी। रिकॉर्ड मांगने का कारण क्या है? जो भी आदेश दिया गया था नगर पालिका को, उसकी वैधता और औचित्य के बारे में जांच की जाएगी। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड मांगे गए हैं ये देखा जाएगा कि जो भी राज्य सरकार ने आदेश दिए थे, ठीक है, या फिर जो भी नगर पालिका ने आदेश निकाले हैं उनकी वैधता की, लीगलिटी की, औचित्य के बारे में जो है जांच की जाएगी। इसलिए जो है वो रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। अब रिकॉर्ड की जांच कौन करेगा?
राज्य सरकार या इसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है वो इसकी जांच करेगा। ठीक है, फिर देखिए, राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा आदेश को, ठीक है, आदेश को, कोई भी आदेश है उसको उलट दिया जाता है। ठीक है, परिवर्तित तथा विखंडित किया जा सकता है। यह आदेश अंतिम व बाध्यकारी होगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो मान लीजिए कोई भी आदेश देती है नगर पालिका को, ठीक है, तो राज्य सरकार नगर पालिका के को दिए गए आदेश को उलट सकती है कि ठीक है अब से ये लागू नहीं होगा, उसमें चेंजेस कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या फिर उसको विखंडित कर सकती है, या उसके कुछ भाग को लागू कर सकती है, कुछ भाग को जो है हटा सकती है। ये राज्य सरकार के पास में शक्ति है। यह आदेश अंतिम भी होगा और बाध्यकारी भी होगा। ठीक है, तो यहां तक जो है वो रिकॉर्ड मांगने की शक्ति किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में। रिकॉर्ड देगा कौन? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। रिकॉर्ड मांगने का कारण क्या है कि वो वैधता की, औचित्य की जांच करेंगे जो भी आदेश दिए गए हैं। ठीक है, अब जो आदेश दिए गए हैं मान लीजिए रिकॉर्ड में लगता है कि सही नहीं है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? अधिकारी उसको उलट सकता है, उस आदेश को जो वैधता के अंदर सही नहीं पाया गया है, ठीक है, उस जांच की गई, सही नहीं पाया गया, उसको उलट सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको विखंडित कर सकते हैं। ठीक है, और ये आदेश अंतिम व बाध्यकारी होगा ही होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ना आपको इजीली? ठीक है, हाँ बिल्कुल मोहित विजय, आज जो है 10 बजे वाली क्लास होगी, लेकिन 10 बजे वाली क्लास में योजना को पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संतोष मेहता, चलिए बोलिए, यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। आज 327 तक हम लोगों ने धाराएं कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, 327 तक धाराएं मैंने कंप्लीट कर दी हैं। ये जो शुरू होता है, ये जो चैप्टर शुरू होता है, ये जो चैप्टर जो है वो शुरू होता है कहां से? 309 से। तो 309 से हम लोगों ने यहां से धाराएं शुरू की थी पढ़ना। ठीक है, निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। फिर 310 हमने देखा था कि इनकी निरीक्षण, ठीक है, तथा पर्यवेक्षण की शक्ति। फिर हम लोगों ने देखा था नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति। नगर पालिका जो है वो उसके जो है निरीक्षण कर सकता है कौन? राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। ये तमाम बातें जो है कल की क्लास में हम लोगों ने देख ली थी। आपात की दशा में आपात जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये तमाम बातें जो है वो हम लोगों ने कर ली थी। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। धारा 309 से 322 में कोई दिक्कत नहीं है। विघटन की शक्ति हम लोगों ने देखी। ठीक है, फिर 300 विधानमंडलीय प्रक्रिया 323 में किस तरीके से विवाद होगा, किस तरीके से समझौता होगा। ठीक है, 324 हम लोगों ने देखी। 325 में 326 और 327। ठीक है, इतनी धाराएं हम लोगों ने कर ली है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है सर, एप्लीकेशन में पीडीएफ सेंड कर दो संशोधित वाली। हाँ बिल्कुल, आज जो है वो सेंड कर दी जाएगी। अभी अपडेट होगी, आज हमने किया है ना, अब अपडेट हो जाएगी। वो अपडेट होने के बाद आपको एप्लीकेशन पे भी भेजी जाएगी और टेलीग्राम पर भी पिन कर दिया जाएगा धारा 327 तक। तो ये जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नियमों की तरफ बढ़ेंगे। 3 नियम कंप्लीट करने हैं, तो वो 15 नवंबर तक आई थिंक हो जाने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं है वो। ठीक है, नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है संतोष मेहता तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहां पे जो क्वेश्चन विद्यार्थी पूछते हैं उनका आंसर जल्दी किया जाता है, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे विद्यार्थी आपस में जो है बात करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। आपस में जो है बात करते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, अच्छा देखिए, एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करनी है। कल ये टेस्ट सीरीज होने वाली है 23 तारीख को। जो भी विद्यार्थी इसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो मौका है अभी, इसमें एनरोल हो जाइए। टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है, 2 टॉपिक आपको तैयार करके इस टेस्ट सीरीज में बैठना है। लेकिन अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये फ्री मिल जाएगी आपको इस कोर्स के साथ में। ये कोर्स आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि जो कुछ मान लीजिए कुछ चीज छूट गई है, उपधाराएं वगैरह हैं, और भी परफेक्ट तरीके से बिना किसी कमेंट, बिना किसी लाग लपेट के आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज शाम को हम लोग 10 बजे मिलेंगे योजना वाली क्लास के अंदर। ठीक है, योजना वाली क्लास में जो है आप लोगों से मुलाकात होगी शाम को। ठीक है,
चलिए मिलते हैं हम लोग शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।